ठीक है, सो इन लास्ट क्लास वी सॉ द सिटीजन चार्टर। सो ये मैंने आपको बताया, इट इज अ सेट ऑफ कमिटमेंट्स, ये कमिटमेंट्स which a particular organization made by an organization for public service delivery, for public service delivery, ठीक है। सो इट इज बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक। ये आपको देखना है कि सिटीजन सेंट्रिक है ये। कल मैंने आपको दिखाया कि किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपसे एक सेट ऑफ सर्विसेज का कमिटमेंट करते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं वादा करते हैं, प्रॉमिस, कमिटमेंट, कि वो आपको डिलीवरी देंगे सर्विसेज की। तो इससे क्या निकल के आता है, कल हमने कुछ वर्ड्स की बात कही थी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये एक्सपेक्ट करता है सिटीजन, ठीक है। अगर सिटीजन चार्टर भाई क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्या क्या बात कर रहा, बता जोर से बोल। मैं भी हाँ हो गई, बस क्लास के बाद बात करना ना, ये बीच में चैचे पैपर करना यार। मम्मी पापा बात करते तो बीच में घुस जाता है बोलने क्या। हाँ तो फिर कुछ और बोल दूंगा ज्यादा, फिर वो हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बोले ना बीच में, जब मौका देते तब तो जबान निकलती नहीं है, थोड़ी सी तारीफ क्या करते हो तो फैलने लग जाते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, सिटीजन सिटीजन क्या एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन से, रिलायबिलिटी हो, ठीक है। रिलायबिलिटी, कल जो हमने आपको वर्ड्स बताए, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी रखे ऑर्गेनाइजेशन, उसका ग्राफ ऐसे ना चले कि आज तो बहुत अच्छा करा है उसने, बहुत सी सर्विसेज है तो दिन पर दिन, लेकिन कुछ दिन बाद उसने बहुत ही खराब कर दिया, फिर अच्छा करा, ठीक है, फिर खराब फिर अच्छा। ऐसे सिटीजन को ये नागवारा होता है, ठीक है, या वो एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरह से कि ऐसा हो। एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए परफॉर्मेंस में, एक कंसिस्टेंसी, ठीक है। तभी सिटीजन क्या डेवलप कर पाता है, ट्रस्ट। जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, जैसे आप कहते हैं कि रिलायबल, ही इज माय रिलायबल फ्रेंड। रिलायबल क्यों बोलते हैं, क्या उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट किसी भी समय, चाहे वो सुख का समय हो या दुख का समय हो, ठीक है, ट्रस्ट किसी भी समय, सुख का समय या दुख का समय, उस पर ट्रस्ट रखते हैं। तो रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस किससे एक्सपेक्ट करते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन से, कि रिस्पॉन्ड करे ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्ड कब करे, जब आप कोई ग्रीवांस लेकर जाए, या कोई आपकी दिक्कत है, या कुछ आपको जानना है संस्था से, ठीक है, तो आप, तो वो रिस्पॉन्ड करें इन क्विक मैनर, ठीक है। तभी हम इससे निकल के आते हैं एफिशिएंसी, जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम बोलते हैं ना बड़ी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्विक डिलीवरी देती है चीजों की। या हमें कुछ पूछना है, क्वेरी है, या आपका पीआईओ से है, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कुछ पूछना है, तो आपका ग्रीवांस है। कुछ संस्थाएं होती है, लगे रहते हैं आप दिन भर, क्लेम नहीं मिलता है, ठीक है, छोटे से बात क्लेम सेटलमेंट की अगर बात करें, इंश्योरेंस की, ठीक है, क्या पेरेंट्स परेशान होते हैं कि यार वो क्लेम नहीं सेटल कर रहा है मेरा, लेकिन ब्रांड जिस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड रहता है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो तुरंत क्लेम सेटलमेंट रेशियो उनका बहुत हाई रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आदित्य बिरला हो गया, ठीक है। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे सपोज पॉलिसी बाजार आपने सुना होगा, ऐड आता रहता है, ठीक है। तो आदित्य बिरला की बात करते हो आप, ठीक है, आदित्य बिरला की बात करते हो, या टाटा, ठीक है, या एलआईसी भी ब्रांड है एक सरकारी का, तो इसकी आप बात करते हैं, तो ये आपका क्या करता है, एफिशिएंसी की बात करता है इसमें, ठीक है, कि एफिशिएंट है बहुत ज्यादा, रिस्पॉन्ड करते हैं समय पर, ठीक है, रिलायबल है। ये सब चीजें, ये सब वर्ड्स आपको यूज करने हैं अपने। फिर मैंने कल एक बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है कि एम्पैथेटिक हो, ठीक है, एम्पैथी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, कंसर्न हो उसका आपके लिए, ठीक, कंसर्न हो, तभी वो क्वालिटी सर्विस दे पाएगी। मैक्स हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हो गया, या कोई भी बैंक संस्था है, वो कंसर्न है ना, तभी आप जाते हो, सब साफ सुथरा रहता है ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें घुसते हो, हाइजीन सैनिटेशन लेवल, किसी भी हॉस्पिटल में बड़े, आपको ऐसा लगता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाओ आप, मैक्स और फोर्टिस में आ सकते हैं, मॉल में आ गए, ठीक है, फर्श फर्श चमक रहे हैं, बिल्कुल लाइटनिंग, वो आपको ऐसे ग्रीट कर रहे हैं जैसे आप ही सरकारी ऑफिसर आप ही हो, ठीक है, चाहे आप बॉबी हो, बाबू भी हो, ठीक है, बॉबी निकल गया मुझे, आप अगर बाबू भी हो तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपको फील होगा और अफसर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी हॉस्पिटलिटी है, चले वो अपनी चांद पैसे काट रहे हो पीछे से, ठीक है, पीछे तो एडमिट के 50 लाखों में होता है वहाँ खर्चा, वो नहीं, आप उसकी हॉस्पिटैलिटी से बहुत प्रसन्न हो जाते हो,
ठीक है, तो ये सब उसके चार्टर में सर्विसेज दे रहे हैं, क्वालिटी। तभी तो आप उस पर आओगे ना, वापिस बनो, वापिस क्यों आओगे, चाहे वो आपका हाथ काट के दे दे, ठीक है, या जो भी कुछ आपके कितने ही जो भी दवाइयां ठुसा रहा है उससे कितने साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एसी फलाना ढिमकाना आपको लगता है यही सबसे अच्छा है, औरों को भी रिकमेंड करते हो आप। ठीक है, तो सर्विसेज का ये बहुत जरूरी है कि कंसर्न, एम्पैथी मतलब कि उसका कंसर्न होता है, ठीक है, अपने सिटीजन्स या अपने जिसको भी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर संस्था का एक कंसर्न है। यहीं पे मैंने आपको बताया था सिंपैथी और एम्पैथी और कंपैशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बोलते हैं ना इज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, तो एक्शन भी लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बीमारी का बताया था, बीमार हो जाते हैं तो आपका दोस्त आता है और एक फोन पे करा उसने और ठीक हो यार, ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, रख दिया फोन, तो इट इज सिंपैथी, उसने बस कंसर्न दिखाया छोड़ दिया। एम्पैथी में क्या होता है कि आप एक स्टेप आते हैं, उसके घर जा रहे हैं, ठीक है, उसके पास बैठ रहे हैं, ठीक है, उसका उसके मतलब उसको सांत्वना दे रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप महसूस कर सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है, आप जो वो महसूस कर रहा है आप भी महसूस कर सकते हैं, यू कैन फील दैट यू आर इन हिज और हर शूज, ठीक है। और फिर कंपैशनेट कब होते हैं, जब आप एक्शन करते हैं, आप उसके लिए चाय बना रहे हैं, आपने खाना बना दिया उसके लिए एक समय का, ठीक है, आपने उसके लिए बाहर से सब्जी खरीद के ले आए, एक हफ्ते की, 4 दिन की, तो आपने कंपैशनेट, आपने अपना कंपैशन दिखाया, यू आर कंपैशनेट टुवर्ड्स योर फ्रेंड और टुवर्ड्स हिज और हर और टुवर्ड्स योर फ्रेंड वेदर इट इज शी और ही, तो ये होता है कंपैशनेट होना, ठीक है। तो यहाँ भी हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी होती है कुछ, ठीक है, आपको सर्विस डिलीवरी दे रही है, फिजिकल उस पर्टिकुलर संस्था का आदमी आता है आपके पास, आजकल तो आप देखते हो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो वो घर पे भेज देते हैं आदमी, ठीक है ना, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए घर से सैंपल ले लेते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो ये सब दे रहे हैं उनकी सर्विसेज में, तभी तो आप वो औरों से compete कर पाएंगे, ठीक है ना। आप देखते हैं ना एक ही सेक्टर बहुत सारे हैं, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है, लेकिन compete कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हैं इस पे, दोनों compete भी कर रहे हैं और बने हुए भी है मार्केट में, ठीक है, और तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो हाँ, तो ये इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिव रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, ये सब आप एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर संस्था से, तो यही सिटीजन चार्टर के थ्रू सब आता है निकल के, ठीक है। सिटीजन चार्टर इसीलिए उसका नाम चार्टर दिया हुआ है कि एक संस्था आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिसपे हमने काफी डिटेल पे बातें कर चुके हैं। हमारा लास्ट पार्ट बताया, अब आप लिखो सजेशंस फॉर रिफॉर्म, सजेशंस फॉर रिफॉर्म as per second ARC citizen centric administration, as per second ARC citizen centric administration, suggestions to reform citizen charter as per, suggestions to reform citizen charter as per सेकंड एआरसी। तो मैंने आपको बताया आपको हमेशा कोट करना है, कोट नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, जैसे सेकंड एआरसी को कोट करनी थी, आपकी रिपोर्ट कोट करें, इसके बिना पर लिखें अपने आंसर, जो ये कह रही है वही लिखें सजेशंस में, वे फॉरवर्ड में, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, नंबर तभी मिलते हैं जब आप अच्छा लिख के आए कंटेंट एक अच्छी सोर्स से। तो फर्स्ट लिखो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग should precede charter formation, internal restructuring should precede charter formation, first internal restructuring should precede charter formation, internal restructuring should precede charter formation. सर एक बार हेडिंग रिपीट कर दीजिए। Suggestions to reform citizen charter as per second ARC, administrative reform commission, citizen centric administration, as per second ARC administrative reform commission, citizen centric administration, internal restructuring should precede charter formation, right, इसमें लिखो as a meaningful charter, इसी में लिखना है आपको, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग शुड प्रीसीड चार्टर फॉर्मेशन, इसके अंदर लिखो एज अ मीनिंगफुल चार्टर, एज अ मीनिंगफुल चार्टर, एज अ मीनिंगफुल चार्टर seeks to improve the quality of service, as a meaningful charter seeks to improve the quality of service, as a meaningful charter seeks to improve the quality of service, mere stipulation, mere stipulation, mere stipulation to that effect in the charter,
mere stipulation to that effect in the charter will not suffice. Mere stipulation to that effect in the charter will not suffice. SUFFIC. तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की हम वादा तो करें, मेयर लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लिखो, देयर हैज टू बी अ कंप्लीट एनालिसिस, देयर हैज टू बी अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग पैटर्न, इसी में ही है, देयर हैज टू बी अ कंप्लीट एनालिसिस of the existing systems, there has to be a complete analysis of the existing systems and processes within the organization. There has to be a complete analysis of the existing systems and processes within the organization. Full stop. Within the organization. Full stop. If needed, if needed, if needed, there should be a recast. Recast. And new initiatives should be adopted. There should be recast and new initiatives adopted. There should be a recast and new initiatives should be adopted. A new initiatives adopted. There should be a recast and new initiatives should be adopted. Right? Citizen charters that are put in place. Citizen charters that are put in place. Citizen charters that are put in place. Citizen charters that are put in place after these internal reforms. Citizen charter that are put in place after these internal reforms will be more credible. Citizen charter that are put in place after these internal reforms will be more credible. ठीक है, ऑथेंटिसिटी ज्यादा रहेगी ऐसे चार्टर्स की, विल बी मोर क्रेडिबल। कल हमने एक वर्ड भी कर रहा था इसमें, क्रेडिबिलिटी एंड यूजफुल देन दोज डिजाइन्ड charters that are put in place after these internal reforms will be more credible and useful than those designed as mere desk exercises, than those designed as mere desk exercises without any system re-engineering, without any system re-engineering, without any system re-engineering. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, चार्टर बनाने से पहले हमें अपने इंटरनल जो स्ट्रक्चरल ये ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स है उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो हमें अगर पुराने इनिशिएटिव चल रहे हैं या आउटडेटेड हो चुके हैं उनको रिकास्ट करने की जरूरत है और उनको रीमोल्ड करने की जरूरत है, और न्यू इनिशिएटिव जो आप कर रहे हैं उस बिना पे फिर हम सर्विसेज का, या आप कह सकते हैं जो चार्टर हम डिजाइन करेंगे उसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है, पुराने ढर्रा अगर आप काम नहीं आ रहा है या लोग, वही हमने बात कही थी ना, डिमांड नहीं है तो हम क्यों वो प्रोवाइड करेंगे सर्विस, या अगर दे भी नहीं लोग असंतुष्ट है और यू कैन से दे आर अनसेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, तो हम उसको फिर एक फीडबैक मैकेनिज्म जो हमने पहले भी आपको बताया उसके तहत हम उसको री इनकॉर्पोरेट करते हैं चीजें जो कि जरूरत है हमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सेकंड लिखो, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सेकंड, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। राइट, one size does not fit all। इसमें लिखो the capabilities and resources, the capabilities and resources, the capabilities and resources that governments and departments, the capabilities and resources that governments and departments, the capabilities and resources that governments and departments need to implement citizen charter, that governments and departments need to implement citizen charter very significantly across the country, very significantly across the country। Very significantly across the country।
For example, some agencies may need more time. For example, some agencies may need more time to specify and agree. Some agencies may need more time to specify and agree upon realistic standards of service. Some agencies may need more time to specify and agree upon realistic standards of service. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक साइज फिट ऑल पे काम नहीं कर सकते हम, कि सभी के लिए एक पैटर्न या एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड काम करेगा सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने में। हर संस्था की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं, ठीक है, उसका जो स्टाफ है अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग है, अलग अलग लेवल की स्किल्स है, ठीक है, तो उनका हम एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है, सब अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे इम्प्लीमेंट सिटीजन चार्टर को। सर्विसेज प्रोवाइड करने की क्वालिटी भी डिफरेंट रहती है, ठीक है। जैसे विद इन द हॉस्पिटल आप देखें तो सपोज देहरादून में गुरु राम राय का हॉस्पिटल है, मैक्स का हॉस्पिटल है, अब मैक्स रिक्रूट कर रहा है, आप कह सकते हैं हाईली, मतलब आप कह सकते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे आप दोनों जगह स्पेशलाइज्ड है, लेकिन आप कह सकते हो ज्यादा उसका पैमाने हाई है थोड़े, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हाई हैं, या डिलीवरी ऑफ सर्विस क्विक है तो उसके लिए चार्जेस भी हाई कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आप फीस वो ले रहे हैं वो एक हाई है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल। वहीं दून हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ अलग आपको दिएगा, और किसी सरकारी छोटे में चले जाओ तो उसमें अलग लेवल का दिएगा। तो क्षमताएं सबकी अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे होता है ये। हम सोशल सेक्टर में एजुकेशन का हमने आपको दिखाया सिटीजन चार्टर, ठीक है, डिफरेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की क्षमता अलग अलग है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। सपोज स्वच्छ भारत की स्कीम है किसी गवर्नमेंट की, मिनिस्टर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की, वो केरला में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, यूपी में इतना काम नहीं हो पा रहा है अच्छे से, क्यों? डिफरेंट फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वास्ट साइज ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं लेथार्जिक रहता है, ठीक है, तभी केरला के आपके जो पैरामीटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काफी हाई है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के वेरी करते हैं, एक साइज पे टॉल पे नहीं चल सकते हम, हमें अलग अलग स्टेट्स की क्षमताओं को पहचानना है, और उस हिसाब से फिर एक हमें सर्विसेज वो पहचान के जो उनकी आप कह सकते हैं काबिलियत है उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। इसमें हम इमिटेट नहीं करेंगे कि एक दूसरे की नकल उतार रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस की नकल उतार सकते हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिए उतने ही हमें, हमने आपको बताया था ना, चार्टर इंप्लीमेंट करने के लिए स्किल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, स्टाफ का रोल बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को हम कैसे शामिल कर रहे हैं, कैसे उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है, कैसे उनका कंसल्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स में बड़ा पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, ठीक है, ग्राउंड लेवल उनका काफी अच्छा है, ग्राउंड लेवल आप कह सकते हैं जो जमीनी हकीकत है या ग्रास रूट लेवल पे जो काम है, और स्टेट्स में ना हो ऐसा। तो ये आपको ये हमें ध्यान रखना है कि एक साइड पे एक साइज फिट ऑल पे नहीं काम किया जा सकता, ठीक है, हमें अलग अलग अगर है किसी का तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, उस डिफरेंस को, और उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट। Some agencies may need more time to specify and agree upon realistic standards of service. In others, additional effort may be required to motivate and equip the staff. In others, additional effort may be required to motivate and equip the staff. To motivate and equip the staff to participate in the charter exercise. Right? Such organizations should be given time and resources. Such organizations should be given time and resources to experiment with standards. Such organizations should be given time and resources to experiment with standards, comma, grievance redressal mechanism. Such organizations could be given time and resources to experiment with standards, comma, grievance redressal mechanisms or training. Grievance redressal mechanism or training. Such organizations could be given time and resources to experiment with standards, comma, grievance redressal mechanism or training. देखो इसमें full stop. Therefore the commission is of the view. Therefore
the commission is of the view that formulation of citizen charter. Therefore, the commission is of the view that formation of citizen charter should be a decentralized activity. Underline. The view the formulation of citizen charter should be a decentralized activity. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि टॉप जो आपका मैनेजमेंट है उसको नीचे वाले जो लोग हैं उनके साथ कंसल्ट करके तब काम बनाना चाहिए इसको. नेक्स्ट लिखो सेकंड थर्ड, वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस. वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस जो इसका नेक्स्ट स्टेप है. अब वाइड, WIDE, वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस. वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस, राइट. सिटीजन चार्टर शुड बी फॉर्मुलेटेड. Citizen charter should be formulated after extensive consultations. Citizen charter should be formulated after extensive consultations. Citizen charter should be formulated after extensive consultations within the organization. Within the organization. एक्सटेंसिव कंसल्टेशन. ठीक है, तभी मैंने आपसे कहा था घर के लिए आप कोई नियम कानून बनाते हो कि हम ऐसे टेबल पे खाएंगे. होता है ना कुछ घरों में अपने टाइम टेबल बनाते हैं कि सब लोग चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर दिन में खाना खाएंगे, रात में डिनर सब साथ करेंगे, इस तरह से. तो वो सबकी सहमति से होता है. ठीक है, आप एक कंसल्ट करते हैं, पार्टिसिपेशन रहता है, आपके फादर है, मदर है, आपके भाई बहन, ठीक है, सब एक कंसल्ट करें कि ऐसा करेंगे. इंडिविजुअल का नहीं रहता वो. ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर तभी सक्सेसफुल रहता है जब हम कंसल्टेशन प्रोसेस में आए. ठीक है, वार्तालाप करके उसका काम करें हम, या उस पर काम करें, या एक लोगों की सहमति से, जितने भी लोग उसमें स्टेक होल्डर्स हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा चार्टर बन सकता है. विदाउट कंसल्टेशन नथिंग इज पॉसिबल. ठीक है, राइट. शुड बी फॉर्मुलेटेड आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, followed by a meaningful dialogue. Followed by a meaningful dialogue. Followed by a meaningful dialogue with civil society. Followed by a meaningful dialogue with civil society. Followed by a meaningful dialogue with civil society. Full stop. Inputs from the experts. Inputs from the experts. हाँ, इसी में अलग होगा, मैं खुद बताऊंगा. Inputs from experts should also be considered at this stage. Input from experts should also be considered at this stage. Input from the experts should also be considered at this stage. Input from the experts should also be considered at this stage. ठीक है, तो थर्ड हो गया आपका. फोर्थ लिखो, firm commitments to be made. Firm commitments to be made. आप ये ध्यान रखिए, आपको कंटेंट एक बार आपको बनाना है सॉलिड. चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लें, कंटेंट बनाएंगे तभी कुछ होगा आपका एग्जाम में. सिर्फ प्री निकालने से काम नहीं बनेगा. ठीक है, आज ही मैंने एक स्टूडेंट से बात करी है, बोली मैं तो सब कर लिया, मास्टर्स कर रही हूँ मैं, और 6 महीने उसने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ लिया. ठीक है, और बोली फिर मैंने कहा अब एग्जाम दे, आंसर राइटिंग करी, एक आंसर नहीं लिखा. ठीक है, सिर्फ मैं तो पढ़ रही हूँ आंसर्स को, कुछ नहीं होगा उससे आंसर्स से. ठीक है, लिटरली बताया मैंने, उसे बहुत तगड़े से धोया फोन पे ही, और 5 लोग सामने बैठे हुए थे. ठीक है, उसका मतलब उसको, भैया जब तक आपको असलियत नहीं पता चलेगी एग्जाम की, आप पढ़ते ही रह जाओगे, फिर सालों साल निकल जाएंगे, डिप्रिशिएट होते रहोगे. आंसर राइटिंग करेंगे तभी तो कंटेंट कुछ रखा ही रहेगा आपके पास सिलेबस के हिसाब से. तभी आपको हम लिखवा भी रहे इसलिए कि आपके पढ़ा रहे कंटेंट, कि कल को इसको आपको ऐड करना हो, किसी अच्छी कोचिंग का देखा आपने और कहीं से भी देखो, तो आप देख सके, एक फ्रेम ऑफ माइंड तो रहे कि सिटीजन चार्टर में होता क्या क्या है, या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में पैरामीटर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लॉज, और हमने उसमें पढ़ा आपका ई गवर्नेंस में चैलेंजेस क्या है. ठीक है, पॉजिटिव्स क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है. इस पैमाने पे आप फिर अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो. चाहे आप 2 साल बाद दो, 3 साल बाद कंटेंट नहीं होगा एक जगह, तो आप स्कैटर्ड रहेगा सब मामला. किताबों से आंसर नहीं लिखे जाते. ठीक है, 10 मिनट में 6 नंबर का आंसर, 10 नंबर का 6 मिनट में लिखना है, और 11 मिनट में लिखना है 15 नंबर का, कैसे लिखोगे. ठीक है, 6 मिनट में तो अपने बारे में नहीं लिख पाओगे. 10 लाइनें अभी बोल दूं तो लिख के लिखित में दे सकता हूँ मैं, अपने बारे में लिख सकता है 10 लाइनें 6 मिनट में. तो वहां तो आंसर लिखना यूपीएससी का, तब नंबर मिलेंगे. ठीक है ना, यू हैव टू रियलाइज दिस, तभी आप उस फ्रेम ऑफ माइंड और स्ट्रक्चर से काम कर पाएंगे.
अगर आप सोचेंगे तैयारी वाले लोग कहते हैं कि अब तो ये एग्जाम ऐसा 2-2 साल चाहिए, 2-2 साल वो सब टाइम खराब कर। लोगों को तो जल्दबाजी है कि इतना पढ़े एक एक दिन में कि निकले एग्जाम फटाफट, क्योंकि हर साल भीड़ बहुत बढ़ रही है ना, हर साल धुरंधर बैठे हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखो, आप पीसीएस भी दोगे तब भी उसके अलावा कंटेंट चाहिए। पीसीएस वही देता है जो यूपीएससी फेल होके आता है, होता ही पीसीएस में टॉप रैंकर्स वो आते हैं जो यूपीएससी से धक्के खाए हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये सत्य है ये इस तैयारी का। वो बहुत ही बिरला होता है कि पीसीएस के लिए कर रहा था तो हो गया, वो आ जाएगा बन जाएगा ब्लॉक एजुकेशन अफसर या डीओ बीओ बन जाएगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वगैरह। एसडीएम तो वही बनते हैं जो यूपीएससी धक्का गया, उनका स्टैंडर्ड वो होता है ना, वो जब वो नीचे का लिख के आएंगे आप खुद सोचो नंबर देगा अच्छा ही, ठीक है ना, अच्छा कंटेंट रहेगा, डाटा ये सब। तो ये सब आपको ध्यान रखना, तभी प्रॉपर कंटेंट होना बहुत जरूरी है। समझ सब लेते हैं, यूट्यूब में भी आप देख रहे हो, समझ रही हो, समझते ही रह जाओगे वरना जीवन भर। मैं देखता हूँ बच्चे इकोनॉमी पढ़ते हैं समझते ही रह जाते हैं ना, आता तब भी नहीं है, 10 वीडियो देखते हैं तब भी नहीं पता मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना यूट्यूब पे तो फ्री है, कितने लोग मॉनेटरी पॉलिसी समझा रहे हैं, एक क्लिक यूट्यूब पे टाइप करो मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी, 20 वीडियो आ जाएगी आपको समझाने वाले, तब भी नहीं आता हमें, क्योंकि हम बुक से नहीं पढ़ रहे हैं या एक स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है जिसको हम रिवाइज कर सके या देख सके उससे। ये आपको जानना इसलिए पड़ेगा ना, टाइम बहुत खराब होगा आपका, ये टाइम खराब होगा तो अच्छा नहीं है फिर, समझ रहे हो ना, मतलब उसमें बहुत दिक्कत है। तो इसलिए जो आप नोट बना रहे हो उसको आप अपडेट करते रहो अपने नोट। ई गवर्नेंस में आपको लग रहा है एग्जाम्पल, हम जैसे न्यूज़पेपर में बताते हैं कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो आप लिख लो कि ये आपके मेमोरी के लिए अच्छा है, तो आप लिख सकते हैं। डेटा इंडिया हर कोई लिखेगा, उसका वो आउटडेट हो चुका है, डेप्रिशिएट हो गया है। ठीक है, डेटा इंडिया कोई वो नहीं, अब तो एआई की बात कर रहे हैं, डेटा इंडिया चला गया पीछे, छूट गया, छूट गया नहीं से है वो उसमें लूप में, लेकिन वो उससे हम काफी आगे चले गए हैं। ठीक है ना, हम आप बिग डेटा की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हाथ तभी चलेगा जब ज्ञान होगा एग्जाम में। और बेस्ट एग्जाम्पल है सेमेस्टर के एग्जाम देखते हो ना कॉलेज के, वो एक दिन बुलाते हैं आ जाओ 2 घंटे का पेपर है, कैसे लिख पाते हो, पढ़ के आते हो ना क्लास वहां से कमरे से, और कुंजी पढ़ के आते हो, या वो कहते हैं नोट्स रट ले ये हो जाएगा तेरे से, तभी तो धारदार लिख पाते हो फटाफट। यही यूपीएससी में है, इतना सारा सिलेबस आपका एक जगह रखना है आपको। ठीक है ना, ये आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। और 6 मिनट में कैसे लिख पाओगे जब एक जगह सिलेबस रहेगा, एक जगह कंटेंट रहेगा। 10 जगह से आप सोचते हो कि आप लिख लोगे उठाकर और कोलैबोरेट कर दोगे वहां, 3 घंटे में 6 मिनट में कुछ नहीं हो सकता, 6 मिनट में 10 लाइन नहीं लिख पाओगे आप। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है, तभी हम चाहते हैं आंसर राइटिंग भी बच्चे को इसमें ही शामिल रहे। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं कि बच्चा स्ट्रगल करे कि पहले जी सिलेबस पढ़ ले फिर आंसर राइटिंग करेंगे आराम से, वो कभी नहीं होती आराम से। ठीक है ना, वो कभी नहीं आता वो दिन ऐसा। आपको ये भी नहीं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, आपको बस पहले कंटेंट रेडी करना है, फिर आप जिससे कुछ लिख सको अपने हाथ से। ठीक है, लिखने का ही है मेन ये एग्जाम, प्री निकाल के कोई नहीं, किसी का रिश्ता नहीं होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ना कोई इंप्रेस होने वाला है कि मैंने प्रीलिम्स आपने निकाल दिया या आपने मेंस दिया, कोई नहीं पूछता, लोग थुक के चले जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों पूछा कोई आपको, इतने सारे इंटरव्यू वालों को नहीं पूछ रहा। लिंक्डइन पे जाओ आप, इंटरव्यू वाले खड़े में ओपन टू वर्क लिखा पड़ा है। ठीक है ना, क्यों, कंटेंट डेवलपिंग का काम खत्म हो गया, एआई वाले इतना आ गया, लोग चैट जीपीटी पे ही करके काम करते रहे दाएं दिन। ठीक है, रिसोर्स का तो सप्लीमेंट आ गया ना, ऑल्टरनेटिव्स बहुत आ गए लोगों के पास। तो इसलिए राइट टाइम पे काम करें और ऐसा पढ़े, कम पढ़े और तुरंत निकालें उसको। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, कहाँ तक लिख पाओगे फिर ना, इकट्ठा भी नहीं कर पाओगे सिलेबस को। ठीक है, तो ये जरूरी है हमें जानना। हमें यूपीएससी के बच्चे की मानसिकता होगी बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है बहुत, लेकिन उसकी भी हर सब्जेक्ट की सीमा है या एक लिमिट है, कहाँ तक आप कितना, कहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है ना, बाकी आप ऐड करते हो, जितना पढ़ते हो, अखबार पढ़ रहे हो आप, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो आप ऐड करते रहो। देखो, फर्म कमिटमेंट्स टू बी मेड, फर्म कमिटमेंट्स टू बी मेड, राइट। सिटीजन चार्टर मस्ट बी प्रिसाइज एंड मेक फर्म कमिटमेंट्स, citizen charter must be precise and make firm commitments of service delivery standards. Citizen charter must be precise and make firm commitments of service delivery standards to the citizens oblique consumers. Citizen charter must be precise and make firm commitments of service delivery standards to the citizens oblique consumers in quantifiable terms, in quantifiable terms wherever possible, in quantifiable terms wherever possible, in quantifiable terms wherever possible, in quantifiable terms wherever possible। ठीक है, तो आपको देखना है, क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिसाइज होना चाहिए, पॉइंट वाइज। आप देखते हो पॉइंट बने रहते हैं, गोले रहते हैं कलर्ड उसमें, रेड, ठीक है, ब्लू, इस तरह से ऐसे बने रहते हैं सिटीजन चार्टर में जब आप देखेंगे, और वो एक एक लाइन लिखते हैं बस, फर्म कमिटमेंट्स।
ठीक है, कल हमने आपको लिखवाया भी जो मॉडल में, उसमें नेम, डेजिग्नेशन, जैसे स्कीम का दिखाया मैंने आपको कि कितने स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने दिन में उसका भुगतान होगा और कितने समय पे होगा, ये सब उसमें क्लियरली लिखा रहता है। विद इन 90 डेज, विद इन 100 डेज, विद इन 1 वीक, ये होता है। ये सब वो देंगे नहीं तो आप क्यों उन पर विश्वास करोगे? आप कहोगे तो ऐसी संस्था है। ठीक है, हमने दिखाया ना आपको एजुकेशन का डिफरेंट, समग्र शिक्षा, सेंट्रल तिब्बतन का वो सर्विस का, उसमें था एक स्कीम जो चल रही थी सरकार की। ठीक है, मिड डे मील की स्कीम चल रही थी, कितना देना है, कितने समय पर देना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें हम एग्जैक्ट वो करते हैं। ठीक है ना, कि आपका बिल्कुल स्पेसिफिक रहे, जिससे तभी लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा वहां पर। समझ रहे हैं? राइट। विथ पैसेज ऑफ टाइम, हाँ इसी में, विथ पैसेज ऑफ टाइम एन एफर्ट शुड बी मेड, with passage of time an effort should be made for more stringent standards. With passage of time an effort should be made for more stringent standards of service delivery. With passage of time an effort should be made for more stringent standards of service delivery. For more stringent standards of service delivery. Next point लिखो, redressal mechanism. Redressal mechanism in case of default. Redressal mechanism in case of default. राइट, इसमें लिखो सिटीजन चार्टर शुड क्लियरली ले डाउन, सिटीजन चार्टर शुड क्लियरली ले डाउन। तो रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, रिड्रेसल का मतलब क्या है? हाँ भाई मैडम, रिड्रेसल, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या मैकेनिज्म है आपके पास? राइट, सिटीजन चार्टर शुड क्लियरली ले डाउन द रिलीफ, सिटीजन चार्टर शुड क्लियरली ले डाउन द रिलीफ which the organization is bound to provide. Citizen charter should clearly lay down the relief. रिलीफ की स्पेलिंग है, रिलीफ मतलब कितना, RELIEV, RELIEF, रिलीफ मतलब आराम, which the organization is bound to provide if it has defaulted on the promised standards, if it has defaulted on the promised standards of delivery, if it has defaulted on the promised standard of delivery. Promised standards of delivery, जो वादा करा था वो नहीं निभाया, ठीक है, तो वो निभाया नहीं, तो उसके लिए जो रिलीफ रहेगा कि क्यों नहीं निभाया, उसके लिए जो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म रहेगा वो होना चाहिए एक चार्टर में मेंशन्ड। ठीक है, जो आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हाउ यू विल गो एंड एड्रेस, किस तरह से आपको निवारण मिलेगा, यू विल हाउ रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, रिलीफ कैसे मिलेगा आपको, वो होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, periodic evaluation of citizen charters, periodic evaluation of citizen charters. This should be done through an external agency. This should be done through an external agency. This should be done through an external agency. Periodic evaluation of citizen charter. तो हमने आपको पहले भी लिखवाया था कि सिटीजन चार्टर जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, DARPG की भी जो गाइडलाइंस थी उसमें मैंने लिखवा रखा है वहां पे आपको कि रिव्यू करना बहुत जरूरी है, रीअसेस करना पीरियोडिक इंटरवल्स पर। ठीक है, कोई भी चीज होती है आप रिव्यू करते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो पढ़ाई का, तो 2 हफ्ते हो गए, रिव्यू करते हो हमने करा क्या है, और फिर आपको लगता है ये सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप फिर उसको अच्छा करते हो, और अच्छा इन द सेंस कि इसको यहाँ हम डाल लेते हैं, इसको इस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है, ऐसी चार्टर का भी है, जो सर्विसेज आपकी आउटडेट हो गई है या जहां आप नहीं दे पा रहे हैं, या सिटीजन से असंतुष्टि का एक आपको दिख रहा है, या असंतुष्ट है, या अनसेटिस्फाइड है, या डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? पीरियोडिक इवैल्यूएशन करेंगे आप। ठीक है, राइट, पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ सिटीजन चार्टर, दिस शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। द रिजल्ट ऑफ सच इवैल्यूएशन, द रिजल्ट ऑफ सच इवैल्यूएशन must be used to improve upon the charter. The result of such evaluation must be improved, must be used to improve the charter.
राइट? द चार्टर मस्ट कीप पेस, इसी में द चार्टर मस्ट कीप पेस, द चार्टर मस्ट कीप पेस with the changing needs of citizens. The charter must keep pace with the changing needs of citizens, as well as the charter must keep pace with the changing needs of citizens, as well as the changes in underlying processes and technology, as well as the changes in underlying processes and technology. As well as changes in underlying processes and technology. Next point, benchmark using benchmark using end user feedback. Benchmark using end user feedback. User feedback. ठीक है, तो वही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अपहोल्ड करने के लिए आपको फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके लिए आप बेंचमार्क जो हमने लिखा है बेंचमार्क यूजिंग एंड यूजर फीडबैक, तभी आप पैमाने सेट कर पाते हैं। ठीक है, कि ये बेंचमार्क इस समय जब रिव्यू होता है तो आपको लगता है नहीं यार हमें तो अपना बेंचमार्क बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि तैयारी में बेंचमार्क्स आपको सेट करता है, फिर आपको इंप्रूव करना पड़ता है बेंचमार्क्स में। तो वो कैसे इंप्रूव होता है? जब एंड यूजर फीडबैक। एंड यूजर कौन है? हम लोग जो सिटीजन है, जो चार्टर की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, they are the end users. So right, end user feedback can be a timely aid. End user feedback can be a timely aid, AID, can be a timely aid to assess the progress and outcomes. End user feedback can be a timely aid to assess the progress and outcomes of an agency that has implemented citizen charter. To assess the progress and outcomes of an agency that has implemented the citizen charter. That has implemented the citizen charter. That has implemented the citizen charter. Next point लिखो, hold officers accountable for results. Hold officers, next theme जो है, hold officers accountable for results. Hold officers accountable for results. अब अकाउंटेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स। हाँ भाई हीरो पीछे, बताओ। होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स। क्या होल्ड मतलब? हाँ भाई हीरो पीछे बताओ। हाँ, होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स। हाँ कैसे? क्या? हाँ आगे। बता भाई। किसी सेक्शन से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे रिलेटेड जो भी ऑफिसर नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड है उससे वो अच्छा माना जाए कि ये सब बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये ऑफिसर्स को अकाउंटेबल जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर जो चीज नहीं हो पा रही उसमें तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या कारण है, उसकी जवाबदेही कौन किसके ऊपर जाती है? जो ऑफिसर्स उसके तहत आ रहे हैं या जिनके पास जो अथॉरिटी है वो इम्प्लीमेंट करने की चार्टर। ठीक है, तो उनसे पूछा जाएगा हाँ भाई बताओ ये क्यों दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो मैंने आपको बार बार बताया अकाउंटेबिलिटी ध्यान रखेंगे, बच्चों को नहीं आता अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स में बार बार है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी। ठीक है, बार बार आपको कह रहे हैं, इसे आप मतलब मन दिमाग में बैठा लो, कहीं भी आप फिर कुछ भी पढ़ते रहो फिर उसके बाद। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल है, मैं सिविल सर्वेंट या आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपकी ड्यूटी थी आपने स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, स्कीम छोड़ दिया क्योंकि आप उस पद पे थे। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स थ्रू बाय अथॉरिटी, बाय द राइट। ठीक है, राइट आई आपके पास तभी तो आप अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं। राइट कैसे? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना के हक मिल गया आपको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने पे हक मिले और आपकी कुछ ड्यूटीज जो राइट्स मिलती हैं आपको बाय द राइट। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे तभी आप अपनी ड्यूटीज अब कर पा रहे।
ठीक है, ना हो कलेक्टर तो ड्यूटी कैसे निभा पाओगे आप? तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं बाय द अथॉरिटी, क्योंकि आपको हक मिला है। ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करी अपनी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कर तो दी कि आपने स्कीम इंप्लीमेंट कर दी, सपोज स्वच्छ भारत अभियान हो गया। उसके बाद अब इसमें क्या लकूनाज आ रहे हैं या क्या प्लस है माइनस है, सोसाइटी को कहाँ तक बेनिफिट हुआ, वो फिर आप उसका एक तरह से सर्वे से आपको पता चलता है, या जो आपके नीचे जो क्लास 3 क्लास 4 के लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं वो बताते हैं कि सर ऐसा है, ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, ऐसा लोगों से रिव्यू आ रहा है, अच्छा नहीं है रिस्पॉन्स, फलाना नहीं है। ठीक है, फिर वापिस आता है वो फीडबैक से, फीडबैक आई ना, ये वापिस अफसर के पास आया, फिर उसके पास पता चला उसको कि क्या कारण है क्या नहीं, कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं है, या सक्सेसफुल है तो उसके क्या कारण है सक्सेसफुल होने के, ना सक्सेसफुल होने के क्या कारण है, फिर वो उसको इम्प्रूव करता है। तभी ये प्रॉपर अकाउंटेबल मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो पाती है। और अकाउंटेबिलिटी किससे आती है? ट्रांसपेरेंसी से। जब तक इन्फॉर्मेशन हम नहीं अलाउ करेंगे लोगों को अपने विचार कहने के लिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओपन नहीं रहेगा या ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा कि इस तरह से काम हो रहा है, तो अकाउंटेबल कैसे हो पाएगा? तो आपने देखा जहां पे अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं होता वहीं करप्शन होता है। ठीक है ना, यार जहां अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ठीक है, वो लॉर्ड एक्टर ने बोला ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो पावर के साथ बहुत सारी चीजें आती है एक साथ। ठीक है, पावर जब आती है आपके पास तो पावर के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आपके पास आप अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। तो करप्शन कब होता है? जब अकाउंटेबिलिटी मिस हो जाती है। ठीक है ना, अकाउंटेबल कोई नहीं है, जवाबदेही ही नहीं है, कुछ भी करते रहो पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है ना, आप पैसे, घूसखोरी, ब्राइबरी, ठीक है ना, आप किसी को जवाबदेही नहीं दे रहे हो ना, आप छुपा के कर रहे हो सब कोवर्ट मैनर में, तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, तभी आपको करप्शन आता है। तो करप्शन आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये मैकेनिज्म समझ आएगा। वहां इक्वेशन बनानी पड़ती है, करप्शन इज इक्वल टू पावर माइनस अकाउंटेबिलिटी, ऐसे आपको किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, तब आप जो आप लिखेंगे वो आपको इक्वेशन में दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें। तो राइट, तो होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल टू द रिजल्ट्स फॉर रिजल्ट्स, तो इसमें तो आप लिख ही लोगे, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट लिख लो थीम, इंक्लूड सिविल सोसाइटी इन द प्रोसेस, इंक्लूड सिविल सोसाइटी इन द प्रोसेस। और सिविल सोसाइटी का क्या मतलब समझते हैं आप? सिविल सोसाइटी, हम बोलते हैं ना सिविल सोसाइटी है ये, इंक्लूड सिविल सोसाइटी इन द प्रोसेस का क्या मतलब है? सिविल सोसाइटी में और कौन आते हैं? सिविलियंस होगा, और कौन कौन आएगा? कौन है स्टेक होल्डर? वही तो, हाँ मैडम। ठीक है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो क्योंकि ये बड़ा, इनको ये आप देखते हैं ना, हक के लिए लड़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आरटीआई में। ठीक है, मजदूर किसान संगठन ने बड़ा वो करा, एफर्ट डाला आरटीआई को लाने में। ठीक है, राजस्थान में लेके आए कि अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसपेरेंसी लानी है। तो सिविल सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो इंक्लूड सिविल सोसाइटी इन द प्रोसेस, राइट। Organizations need to recognize and support the efforts of, organizations need to recognize and support the efforts of civil society groups. Organizations need to recognize and support the efforts of civil society groups in preparation of charters. In preparation of charters, comma, their dissemination, 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 and facilitating information disclosures. In this preparation of charter, comma, their dissemination, dissemination मतलब उसको फैलाना, अवेयरनेस करना। कल मैंने आपको बताया था ना, एक प्रॉब्लम है, हमने जहाँ वो इश्यूज करे थे कि लोगों को पता नहीं सिटीजन चार्टर का, तो मांग कैसे करेंगे चीजों की? तो सिविल सोसाइटी सहायता करता है अवेयरनेस फैलाने में। ठीक है, their dissemination also facilitating information disclosures. तो ये आप ध्यान रखो, ये सारी आपके रिकमेंडेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। Dissemination or in facilitation of information disclosures. ठीक है, तो ये आपका सिटीजन चार्टर खत्म हो गया, हमने मॉडल वगैरह सब पढ़ा दिया आपको, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, हाँ तो
क्या मतलब समझते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन से? सबको इन्फॉर्मेशन का हक है। और ऊपर से subject का जो feeds feeds a process या feeds a organization. So जो भी उसका feeds चल रही है, जो उसका production चल रहा है organization में, उसका transparency रहे, उसको coordinate होता है और सिंपल में बताएं कि क्या होता है राइट टू, सर मैं बेसिक बताएं राइट टू। So basically, अगर मैंने कोई अपनी टास्क ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट को लेके मुझे वो अब तो देखने के लिए कि इस टाइम पीरियड में मेरी अपडेट को लेके कितना काम हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दैट कम्स अंडर आवर। मतलब कुछ भी अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, तो आपके पास हक है कि आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, दिस इज योर राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और बताएं और क्या कह सकते हैं? तो कहाँ लीड करते हैं हम राइट टू इन्फॉर्मेशन से? जब हमें पता है कि हमारे पास जानने का हक है हमें। आप बोलते हो ना मुझे तो हक है इन्फॉर्मेशन जानने का। जैसे आप बेसिक आप आजकल आप लोग के ग्रेजुएट में भी करेंगे तो नौकरियां आती हैं, आप चाहते हैं नौकरी क्यों नहीं आ रही, तो बोलते हैं आरटीआई डाल, आरटीआई डाल। आरटीआई में पता चलेगा। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कि कितनी सीटें आ रही है, क्यों नहीं निकल रहा है, कब निकलेगा नोटिफिकेशन, क्यों देरी हो रही है, कितनी सीटें हैं, रिजर्वेशन का क्या इशू है। तो इन सब चीजों से क्या आप स्थापित करना चाह रहे हैं ना, व्हाट यू आर लीडिंग टूवर्ड्स, किस तरफ जा रहे हैं हम, या क्यों जरूरी है आईटीआई? हाँ, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, ठीक है, जिससे जवाबदेही बनी रहे सरकार की। ठीक है, मतलब कि सरकार की जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जो सरकार की इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में डिसेमिनेट हो, या वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए जिससे कि आप उसके बारे में जान सकें। कुछ सरकारें तो होती है या कुछ स्टेट गवर्नमेंट तो बड़ी प्रोएक्टिव होती है। प्रोएक्टिव मतलब कि लोग पूछेंगे बाद में, वो पहले ही डिस्क्लोज कर देती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे प्रोएक्टिवनेस, या ऐसे स्टेप्स लेती है कि इंफॉर्मेशन जो लोगों को है वो लूसिड लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अवेलेबल रहे। जैसे जन सूचना पोर्टल राजस्थान ने बहुत, आप कह सकते हैं बहुत पाथ ब्रेकिंग मूव्स लिए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के एरियाज में। ठीक है, जन सूचना पोर्टल जिसमें लोगों को सरकारी जितनी भी स्कीमें चल रही हैं या सरकार के कामकाज के बारे में आप विद अ क्लिक ऑफ अ बटन आप बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, अब फिर ये कह सकते हैं कि हम लीड कर रहे हैं किस रास्ते में, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ऑन दी अदर हम अगर देखें इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखते हैं आरटीआई डलती है कि पता चले कि हमें कौन किसको डोनेट कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इतनी, तो ये भी इशू आ रहा है कि देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लीड करता है। तो दोनों पिक्चर्स हैं आपके। कई जगह तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, आपको सब डिस्क्लोजर मिल रहा है इन्फॉर्मेशन का। कहीं जगह इतना नहीं है ओपन। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि अभी रिसेंट की खबर है कि सर्टेन इंडियन ये क्या नाम है उसका, मैडम सर्टेन का फॉर्म क्या है? ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है साइबर सिक्योरिटी वाली, इसको सरकार ने क्या करा, सेकंड शेड्यूल में डाल दिया आरटीआई एक्ट के, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगा सकते। जैसे डीआरडीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो सकती। तो कुछ चीजें हैं जहाँ पे डोमेन है सरकार की, जहाँ इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहोगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, और कुछ है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ओपन है। ठीक है, तो ये वेरी करता है। अब प्रेजेंट रेजिम में आप देख रहे हैं कि सरकार इतनी जल्दी आपका जो मैकेनिज्म है, या आप कह सकते हैं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, या जो इन्फॉर्मेशन पाने का है जो रास्ता, या आप कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार कोवर्ट मैनर में काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है सरकार में। ठीक है, जैसे रफाल वाली डील हो, ओपन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ओपन कैसे आएगी, या तो थ्रू पार्लियामेंट आएगी, लेकिन नागरिकों के पास इतना हक नहीं कि वो पूछ सके। ठीक है, या कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस परस्यू करती हैं कि हमें पता चले कि लोगों का हक बना रहे राइट टू इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, आपने देखा ना सिविल सोसाइटीज डालती हैं याचिकाएं, पिटीशन के, हमें पता चलना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा, आपने सर्टेन वाला बोला, वो बोल रहे हैं लास्ट ईयर एम्स दिल्ली में वो होता है साइबर अटैक हुआ, तो सर्टेन इशू की थी रिपोर्ट। शर्ट क्या है फुल फॉर्म? हाँ, सो वो साइबर रिस्पांस टीम का कुछ है, फॉरगेटिंग। मैडम क्या है? आज ही सुबह तो करा हमने करंट अफेयर में। ठीक है, हाँ मैडम, ऑनलाइन में क्या है? सर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी हाँ, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000
के तहत ये बनाई गई थी। ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी के जो रिस्क होते हैं उसको देखती है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, सर्ट इन भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, आज ही रिसेंट की बात है ये, इन्होंने क्या करा, इसको डिस्क्लोज, अब इससे हम इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं लगा सकते इस संस्था से, ठीक है, कि क्या चल रहा है साइबर सिक्योरिटी पे, कहाँ क्या अटैक हो, क्या स्टेप्स ले रही है सरकार, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, सरकार की खामियां भी उजागर होती हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई चीज बाहर आती है तो क्या होता है, सब पता चलता है कि सरकार ने तो इस डोमेन में काम ही नहीं करा है, या बड़े सारे लकूनाज हैं, और अपनी जो दिक्कतें हैं या अपनी जो वीकनेसेस है वो कोई उजागर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कुछ डोमेन्स आती है सरकार की, वो छिपे रहे, लोगों को उससे, लोगों को जरूरत नहीं है जानने की। वो ज्यादातर इश्यूज लिंक्ड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी से, नेशनल यूनिटी से, और ऐसी इंफॉर्मेशन वो सब आरटीआई एक्ट में हम बताएंगे जब बात करेंगे शेड्यूल्स की, जिससे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो सके, ऐसी संस्था, ऐसी खबर बाहर आ जाए सरकार से, सरकार की, कि पब्लिक डिसऑर्डर, एक मतलब अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, सरकार कभी नहीं चाहिए कि वो हो ऐसा, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के भी बहुत से लकूनाज भी हैं, और मतलब अच्छा भी, मेनली तो हम इसकी अच्छाइयां ही ज्यादा है, ठीक है, बुराइयां तो कम है बहुत, लेकिन सरकार पे डिपेंड करता है वो कितनी प्रोएक्टिव, बोलते हैं इसको, कितनी प्रोएक्टिव है कि वो आपको इंफॉर्मेशन को मुहैया कराए। तो ये जो पूरा राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, ये आपको लीड करता है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। और सेकंड एआरसी ने बोला है कि इट इज द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, आरटीआई को आप ऐसे इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। तो ये अब आपको समझ आ गुड गवर्नेंस, ये हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं व्हाट इज गुड गवर्नेंस। हाँ भाई, गुड गवर्नेंस बता, कि आरटीआई जो लीड करता है हमें गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जाता है, ठीक है, और ये एक प्री रिक्विजिट आप कह सकते हैं, या बहुत जरूरी है गुड गवर्नेंस की दिशा में, मैडम। अरे ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल से भी आगे जाओ ना भाई, यही। हाँ, हाँ, और गवर्नेंस का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोला ना, जो जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सब गवर्नेंस में आता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है वो ही गवर्नेंस है बस। अब गवर्नमेंट कौन है? वो जो बॉडी ऑफ पीपल जिनके पास अथॉरिटी है टू गवर्न, ठीक है। आपके लिए कौन काम करेगा? क्योंकि अथॉरिटी होगी किसी के पास, वही तो सब चीजें करेगा, आपके लिए नालियां बनवाएगा, सीवेज का काम करेगा, जितने भी आपके, अगर हम शहरों की बात करें, ट्रांसपोर्ट को देगा, क्लीनिनेस को देगा, सड़कें बनवाएगा, वो कौन करेगा? बॉडी ऑफ पीपल आप जिसके पास अथॉरिटी है। तभी आप कह रहे हो सरकार का काम है देखना। सरकार कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है। वो एक बॉडी ऑफ पीपल है जो गवर्न करते हैं, और गवर्न में क्या आता है? जो जो सरकार करी सब गवर्नेंस है। जिस जिस स्फीयर में सरकार करी, एवरीथिंग इज गवर्नेंस, वेदर इट इज एजुकेशन, सोसाइटी, साइंस टेक, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो भी स्टेप्स ले रही सरकार, सब गवर्नेंस का काम है। और गुड में क्यों हम बोलते हैं इसको गुड? गुड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बता भाई? गुड, हम्म हम्म ठीक है, तो बिल्कुल सही बता रही हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पार्टिसिपेटरी होती है गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी है गुड गवर्नेंस। और ये कैसे लीड हो रहा है? आरटीआई के थ्रू, ठीक है। आरटीआई के थ्रू आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो। आरटीआई के थ्रू क्या कर रहे हैं? हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तभी वो गुड गवर्नेंस को लीड कर रहा है, तभी उसकी एक, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी। फिर आपको मैंने बताया था इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये बात आपको मन में बैठा लो। एथिक्स में हर जगह ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं लिखना है। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे, ऐसा हो सकता है कि 10 सवाल में आपका लिखा जाए बार बार, उससे नंबर कटेंगे, उल्टा नंबर नहीं मिलेंगे बार बार लिखने में, भले ही वो सही चीज है। आपको उसका सिनोनिम यूज करना है वहां पे, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का। ओपननेस बोल सकते हैं, ठीक है, ओवर्टनेस बोल सकते हैं, ओवर्ट होना चाहिए। ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी ये तभी आएगा जब आप इसे रोजमर्रा में यूज करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेटरी, इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। फिर और क्या बताया था हमने आपको? ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी तो है ही, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड गवर्नेंस की। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। जैसे हमने पहले सब लिखवा रखा है गुड गवर्नेंस का, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। गुड गवर्नेंस आप कह सकते हैं सरकार रिलायबल है, कंसिस्टेंटली काम कर रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर दिशा में लगातार काम हो रहा है उसमें। जैसे आप देख रहे हैं हाईवे में बड़ी तगड़ी अच्छा काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, ठीक है। बहुत रेयर देखा जाता है हाईवे जो बन रहे सरकार बना रही है। तो गुड गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं, आपकी को टाइम कम हो रहा है, आपको सिटीजन्स को सुविधा है, ठीक है। स्मूथनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं, जर्नी स्मूथ जर्नी है, हिंड्रेंसेस कम है। हाँ, और है सही कह रहे हैं, कंसेंसस ओरिएंटेड, कोई पार्टिसिपेटिव न्यू वर्ड है इसका, कंसेंसस ओरिएंटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इन्होंने सही बताया मेरे को, कंसेंसस। ये शब्द आपको वैरायटी होनी चाहिए आपके वर्ड्स में, तभी आपको नंबर मिलेंगे वहां पे, क्योंकि एथिक्स का पेपर 200 नंबर का हर जगह, उत्तराखंड में भी 200 नंबर का होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में है और यूपीएससी में 250 का है। तो ये सब आपको आरटीआई आपको कहाँ लीड करती है, गुड गवर्नेंस पे। तो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है, गुड गवर्नेंस के ये सारे पैरामीटर्स हैं, तो आरटीआई इन सब पैरामीटर्स को अपहोल्ड करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आरटीआई से एफिशिएंसी आती है काम में सरकार ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि उसे पता है कोई क्वेश्चन कर सकता है सामने वाला। क्वेश्चन कौन कर सकता है, ये सिटीजन क्वेश्चन कर सकता है मुझे, तो हमेशा ऑन द टोज पे रहता है वो, आपको तुरंत जवाबदेही, सर्विस डिलीवरी। आप कोई भी आजकल इंक्वायरी करो, इन्फॉर्मेशन छोटी सी पूछो किसी से प्राइवेट वाले से, तुरंत फीडबैक आता है, थैंक यू फॉर कंसल्टिंग अस, इस तरह से आते हैं ना, मैं एसएमएस व्हाट्सएप पे भी तो आ जाते हैं आज की तरह, तुरंत आपका नंबर मिल जाए व्हाट्सएप पे पिंग हो जाएगा आपका मैसेज कि थैंक यू फॉर दिस, फर्दर सपोर्ट चाहिए तो फलाना फलाना ये वो। ठीक है, तो ये सब रहता है। तो आरटीआई का आपका इस तरह से ये है बेसिक की व्हाट इज आरटीआई, कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें। ठीक है, तो अगर हम अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें आरटीआई की, तो सबसे पहले जो आरटीआई आया था वो आया था आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आया था आपका स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में आएगा, अभी सब लिख, या पहले थोड़ा सा लिख लो इंट्रोडक्शन, फिर बताता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो पहले। राइट टू इंफॉर्मेशन has been seen as the key to strengthening, right to information has been seen as key to strengthening participatory democracy, has been key seen। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन उसी को समझ आएगा जिसने गवर्नेंस बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमने गवर्नेंस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, तभी हम इसमें आगे बिल्ड कर पाएंगे कि स्वीडन में क्या बोला, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बोला गया। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट में भी सेट टू इन्फॉर्मेशन है। फिर हमने देखा कि यूएस में कैसे आया राइट टू इन्फॉर्मेशन, यूएस लेके आया। फिर इंडिया पे आएंगे कि इंडिया में 1975 के दशक से हमने बहुत लोगों ने प्रयास करा, बेसिकली बाय द एफर्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी, कि आज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइज कर पा रहे, इस पे बहुत लोगों का एफर्ट है लगा रहा। ठीक है, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा 1982 में, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को डालेंगे इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका इंग्रेन्ड है। ये आएगा, फिर प्रेस से रिलेटेड बात आएगी, इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, प्रेस भी तो इन्फॉर्मेशन रिलीज करती है। फिर इसमें डिफरेंट केसेस हैं, जैसे एसपी गुप्ता केस, जुडिशरी का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखेंगे हम, तब भी एक अच्छा आंसर बन पाएगा आपका। आंसर सिर्फ ऐसी नहीं लिखता, बोल बच्चन गर्दी से कर दिया जी, लिखा है ऐसी, अच्छा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो गया, खत्म। आपको केसेस भी डालने हैं, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी डालने हैं, आपको जजमेंट डालने हैं, केसेस मतलब जजमेंट ही, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको ये एथिकल एंगल डालना है, गुड गवर्नेंस का पर्सपेक्टिव डालना है, और आपको एक्ट के बारे में फिर बात करनी है कि एक्ट क्या कह रहा है। एक्ट तो इतना नहीं पूछते हैं, उसके सेक्शंस वगैरह, कुछ सेक्शन बता देंगे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 4, सेक्शन 2, क्या क्या कहाँ पे डिस्क्लोज है, कहाँ ऑटोमेटिक डिस्क्लोज करती है सरकार इंफॉर्मेशन, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। ठीक है, और फिर इसका जो भी, इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका अच्छा आंसर तब बनेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन सीन एज द की टू स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी and ushering in people-centered governance has been seen as the key to strengthening participatory democracy and ushering in people-centered governance. Full stop. Access to information can empower the poor. Access to information can empower the poor. Access to information can empower the poor and the weaker sections of society. And the weaker sections of society to demand and get information. To demand and get information about public policies and actions. About public policies and actions. To demand and get information about public policies and actions. And actions. Full stop. Without good governance,
No amount of developmental schemes without good governance, no amount of developmental schemes can bring improvements, in the quality of life of the citizens, in the quality of life of the citizens. Without good governance, no amount of developmental schemes can bring improvements in the quality of life of the citizens. आज आप क्या करना, गुड गवर्नेंस जाके पढ़ेंगे जो पढ़ा है, और जो नए बच्चे आए हैं वो देख सकते हैं गुड गवर्नेंस में क्या हमने लिखवाया है. राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ. Good governance has four elements. Good governance has four elements. Transparency, comma, accountability. Good governance has four elements. आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट? अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट? कहाँ से कर रहे हो? कौन से ईयर? Has four elements: transparency, accountability, comma, predictability, and participation. Transparency, accountability, predictability, and participation. Transparency, accountability, predictability, and participation. गुड गवर्नेंस के चार इन्होंने ये थीम्स हैं. राइट. ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू transparency refers to availability of information. Transparency refers to availability of information to the general public. Transparency refers to availability of information to the general public. To the general public. And clarity about functioning of. And clarity about functioning of. And clarity about functioning of government institutions. And clarity about functioning of government institutions. Transparency refers to availability of information to the general public and clarity about functioning of government institutions. Full stop. Right to information. Right to information opens up government's record to public scrutiny. Right to information opens up government's record to public scrutiny. Public scrutiny opens up government's record to public scrutiny. Full stop. This arms citizens. Opens government record to public scrutiny. Full stop. This arms citizens with a vital tool. This arms citizens with a vital tool to inform them about. This armed citizen with a vital tool to inform them about what the government does. About what the government does. About what the government does and how effectively. About what the government does and how effectively. ठीक है. इफेक्टिवनेस जो हमेशा हम बोलेंगे वो आउटपुट ओरिएंटेड होगा. ठीक है. आउटपुट से इफेक्टिवनेस का ज्यादा वो रहता है संबंध. Thus making the government more accountable. Thus making the government more accountable. And how effectively, thus making the government more accountable. Thus making the government more accountable. ठीक है. तो पहले अकाउंटेबिलिटी आई थी या पहले ट्रांसपेरेंसी आई थी? हाँ. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट आई थी, फिर अकाउंटेबिलिटी आई थी. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट पैराग्राफ. ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. Transparency in government organizations makes them function more objectively. Transparency in government organizations makes them function more objectively. Objectively, thus enhancing predictability.
thus enhancing predictability. तो इसका मतलब बताओ क्या कह रही है? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स देम फंक्शन मोर ऑब्जेक्टिवली thus enhancing predictability. Thus enhancing predictability. इसका मतलब बताओ क्या होता है? बता। ऑब्जेक्टिव नहीं बताया। नहीं, मेक्स देम फंक्शन मोर ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का क्या कह रहे हैं? दो टर्म्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सर फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव जो है एक डेफिनेट होता है, सब्जेक्टिव इज मोर अ मैजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट, बट ऑब्जेक्टिव इज अ डायरेक्ट अप्रोच, मतलब ऑब्जेक्टिव पर्टिनेंट रहता है कोई भी अप्रोच, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट से आपने मुझे होमवर्क दिया, तो अगर मैं उसे ऑब्जेक्टिवली करूंगा तो मैं घर जाऊंगा, फिर आपसे एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसे होमवर्क करूंगा और फिर आकर आपको प्रेजेंट करूंगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव वे। द मैजिकल वे वुड बी मैं आऊंगा, किसी और से बात करूंगा, कंसीडर करके फिर होमवर्क करूंगा, सो माय रिजल्ट दी है would be better if I मतलब मैं इसको ऑब्जेक्टिव वे में करता, बट अगर सब्जेक्टिव वे में मैं मैनुअल बेसिस पे करता तो इट वुड नॉट प्रेजेंट माय सेल्फ जो मेरी वो है। हम बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन मोर ऑब्जेक्टिवली काम कर रही है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मैथ्स बहुत ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स मैथ्स ऑब्जेक्टिव है बहुत, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है। हाँ ठीक है ना, तो सरकार जो है वो, हाँ जैसे 1+1=2 है, तो ये ऑब्जेक्टिव है काफी, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल है एक तरह से, ठीक है ना। हाँ प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं तो, कि ऑब्जेक्टिव की डिफर ऑब्जेक्ट नहीं करता है काम कर रही है? सर, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट डिफर नहीं करता है, हाँ और डिफर नहीं करेगा। रहता है। कि अगर सपोज कोई संस्था की एजुकेशन से रिलेटेड काम है, अगर वो ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाए तो वो हर स्टेट में आपको एक ही सेट पैटर्न दिखेगा उसका, ठीक है, वो डिफर नहीं करेगा, ज़्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं होगी उसमें। या आप सब्जेक्टिविटी कह सकते हैं कि अपना ओन माइंड लगाया उन्होंने, ठीक है, कि इस तरह से कर सकते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं फॉलो करी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे फिर हम ऑब्जेक्टिविटी से दूर चले जाते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो, ठीक है। आप एक तरह से आप कोवर्ट मैनर में काम कर रहे हैं, ओवर्टली नहीं काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक तरह से आप कह सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चीजें किस तरह से रहेंगी, और एक सेट पैटर्न फॉलो करता है प्रिडिक्शन भी, ठीक है ना। जहां पे घपलेबाजी होगी तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे क्या रहेगा रिजल्ट। आप समझ रहे हैं? प्रिडिक्शन में क्या होगा कि आप अगर सब चीजें सही तरीके से हुई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो हुआ, स्टेप पूरा, ऑब्जेक्टिवनेस बहुत ज्यादा रही, तो आप एंड रिजल्ट क्या देखेंगे कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मैथ्स का पेपर देख के आपने लगा लिया इतनी ऑब्जेक्टिविटी कि आप बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या आएगा, 100 में से आपके 80 आ रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा कि आपके 78 आ गए या 70 आ गए, यू आर वेरी क्लोज टू। जहाँ सब्जेक्टिविटी रहती है पता नहीं करके आ सकते। ऐसे ऐसे लिखा है, आप 20 लोग हैं, 20 ने ऐसे अलग अलग लिखा, वहाँ कोई वेरिंग पैरामीटर्स है मार्किंग के, ठीक है। सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है ना, किसी का दिमाग कुछ काम कर रहा है, किसी का दिमाग कुछ काम कर रहा है। यही अगर 20 मैथ्स के सवाल दिए जाए तो ऑब्जेक्टिविटी हाई रहेगी, सबका स्कोर हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 80 है, 60 है, 70 है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी से ये रहता है कि ऑब्जेक्टिवनेस आती है वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे हम प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। यू कैन प्रिडिक्ट द आउटकम्स कि क्या हो सकता है अगर सेट पैटर्न, स्वच्छ भारत मिशन अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया, उसकी सरकार ने परफॉर्मर दिया, गाइडलाइन दी मध्य प्रदेश के, राजस्थान के लिए, तो उसका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए वो हर जगह आपको सिमिलर पैटर्न देगा अगर तरीके से उसके स्टेप्स फॉलो करेगा। जहां घपलेबाजी हुई, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिर्च मसाला बीच में लगा दिया, या कुछ मतलब प्रोसेस में चेंज करा, या कुछ अपना ही स्टेट ने कुछ कर दिया, ठीक है, सब्जेक्टिविटी ले आए, तो उसमें फिर आउटकम्स डिफर करेंगे, और ये मतलब डिफरिंग रहेंगे आउटकम्स, आपके एक नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, सक्सेस रेट भी फिर डिफर करेगा। और समझ रहे हैं, कुछ वैसी फॉलो करने लग जाते हैं तो ऑब्जेक्टिवनेस खत्म हो जाती है उसको उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, प्रेडिक्शन इसी ये है इसका मतलब, राइट। Information about functioning of government. Information about functioning of government also enables citizens to participate in the information about functioning of government also enables citizen to participate in the governance process effectively. To participate in the governance process effectively. Full stop. Right? It can be said that right to information
is a basic necessity of good governance. Right to information is a basic necessity of good governance. मतलब ये प्री रिक्विजिट है, ये गुड गवर्नेंस अगर चाहिए आपको तो वहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन का बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप देखो ये सब कागजों में लिखने के लिए अच्छा इज अ बेसिक नेचर गुड गवर्नेंस, ये रियलिटी में तो बहुत मुश्किल है। आप आज की तारीख में तहसील में चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, इंफॉर्मेशन गैदर करना या एक्सेस करना इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, लोग लगे रहते हैं, आप फिर फाइल आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप पीआईओ से अपीलेट अपील करते हो। ठीक है, फिर ऊपर जाता है वो टाइम लिमिट्स है उसमें 90 दिन में। ठीक है, लोग इतना उसमें आप पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते तो वो पूछते ही नहीं इन्फॉर्मेशन लेना ही, मतलब दे आर रिलक्टेंट, सिटीजन खुद रिलक्टेंट हो गया है कि कौन जाए इन्फॉर्मेशन लेने। ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा। लोग आरटीआई फाइल करते रहते हैं इसमें कि ये दिक्कत है फलाना है, कुछ मतलब होता है ऐसा नहीं कि वो, लेकिन बहुत आपको स्ट्रगल पार करके जाना पड़ता है, तभी उसमें सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। जो सिविल सोसाइटी आप कहते हैं ना, जिसको एनजीओ या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, वो इसमें एफर्ट वो लगी रहती हैं दिन रात। उन्हें लूप होल्स पता रहते हैं कहाँ से, लूप होल इन द सेंस कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, दबाव कैसे डाल सकते हैं कि सरकार इस दिशा में काम करे। आज जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका एक्ट है वो सिर्फ नाम का रह गया, उसमें सच आप सोचो कि हमें कुछ भी हम एक्सेस करना है, क्योंकि सरकार लॉज को मैनिपुलेट करना जानती है। वो लूप होल्स, या आप कह सकते लूप होल्स तो नहीं कहेंगे, जो उसके नुआंसेज हैं या जो बारीकियां हैं कानून की, वो घुसेड़ देती है कि इस वजह से नहीं मिलेगी, डिस्क्लोज नहीं होगी इन्फॉर्मेशन, फलाना है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इससे इम्पैक्ट होगा, ये फलाना 10 एंगल लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक हद तक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का कैसे क्या चल रहा है। फिर आपके इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको कैग से, ऑडिट से पता चलता है फिर। ठीक है ना, कुछ ऑडिट से निकल के आते हैं और राइट इन्फॉर्मेशन आप कैसे इनडायरेक्टली पता चलता है आपको, अच्छा ये काम चल रहा है, ठीक है, अच्छा ऐसे हो रहा है। जब कैग की रिपोर्ट्स आती है, फिर कैग आपका काउंटर पार्लियामेंट का होता है तो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं कि डिरेलमेंट क्यों हो रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स निकालते हैं अलग अलग स्वेज में। सोशल ऑडिट के थ्रू आपको पता चलता है इन्फॉर्मेशन में। ऑडिट्स होते हैं ना सोशल ऑडिट, जहाँ लोगों को इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट में क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं हाँ भाई बता क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे एमजी नरेगा में आपको सोशल ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में सोशल ऑडिट होता है, जहाँ आपकी पार्टिसिपेशन होता है आप लोगों का। आप फिर इन्फॉर्मेशन कराते हैं, अच्छा डीपीआर कैसे बनी, ट्रेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनी है, क्या दिक्कत है उसमें, कौन कौन इम्पैक्ट होगा, किस किस का हक मारा जा रहा है, किस किस को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये सब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के पैराफिनरिया वो है, आप कह सकते हैं कि इससे जुड़े हुए हैं चीजें। ठीक है, तो अब लिखो नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ आरटीआई। तो फर्स्ट लिखो हिस्ट्री में 1766। राइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। पहले हम लिख लो, आप उसके नीचे हिस्ट्री के नीचे ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे, फिर इंडिया पे आ जाएंगे। तो अगर आप इसकी देखें इतिहास, तो इसका 250 साल के अराउंड का इतिहास है इन्फॉर्मेशन का, आज से इतिहास नहीं है ये। 1766 की बात कर रहे हैं हम, तो 1866 100, 1966 200, और 19 से 250 से भी 300 हो गया, तो 250 प्लस, हाँ ठीक है, 1960 200, और फिर ये आपका आ गया 50 16। ठीक है, 250 से ऊपर ही है हम। तो 250 साल पुराना है इसका, क्या ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन का एक्ट आया था वो आया था स्टॉकहोल्म में। राइट, वॉज इशूड इन स्टॉकहोल्म, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इशूड इन स्टॉकहोल्म। This law in Sweden established press freedom. This law in Sweden established press freedom. Full stop. Those at stake included. Those at stake included. At stake मतलब स्टेक होल्डर्स, इसमें गवर्नमेंट है, कोर्ट एंड पार्लियामेंट है। गवर्नमेंट, कोर्ट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट कॉमा कोर्ट एंड पार्लियामेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरटीआई में भी स्टेक होल्डर्स की बात आएगी। ठीक है, आरटीआई में भी स्टेक होल्डर्स मतलब जो जो उससे इम्पैक्ट होगा उस इन्फॉर्मेशन से। सरकार है उसमें स्टेक होल्डर, आप है, और बाकी जितनी संस्थाएं अटैच्ड है उसमें। राइट, 1789। राइट, a part of French constitution, a part of French constitution.
Declaration of Human and Civic Rights. Declaration of Human and Civic Rights. Declaration of Human and Civic Rights has Article 14 stating that डैश करके लिखो, all citizens have the right to ascertain by themselves, all citizens have the right to ascertain by themselves, or right to ascertain, ASCERTAIN, ascertain by themselves or through their representatives. The need for a public tax. The need for a public tax. The need for a public tax, comma, to consent it for freely. To consent it for freely. To consent to it freely. To consent to it freely, comma, to watch over its use. To watch over its use. And to determine its proportion. And to determine its proportion, comma, basis, comma, collection and duration, comma, basis, comma, collection and duration, and to determine its proportion, comma, basis, comma, collection, duration. इसका मतलब बताओ क्या है फ्रेंड्स? ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, बताओ क्या मीनिंग है इसका? हाँ मैडम, क्या मीनिंग है इसका? ठीक है, तो जो भी सरकार टैक्स जमा कर रही है, लोगों का हक है कि वो जाने कि कितना जमा हुआ है, क्या पर्पस के लिए हुआ है, ठीक है, और कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो टैक्स। ठीक है, तो ये आप लगा लो 1789 में ये हक लोगों को दिया था, तभी हम इन रेवोल्यूशंस को याद रखते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्यों हम वहां से आते हैं बात, ये आज की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप इससे आंसर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब तो नहीं लिखना आपको, तो हम आपके नॉलेज उसको समझ के लिखवाते हैं आर्टिकल वगैरह कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कंटेम्प्रेरी ही नहीं है, ये सिंस द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम बात कर रहे हैं, या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या यूडीएचआर का भी नेक्स्ट जो लिखवाऊंगा मैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट में भी आप कह सकते हैं कि वहां से है। और ये आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ठीक है, जो भी आपकी राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट, ये सारी वहीं से ली गई है। ठीक है, डिट्टो वैसी कॉपी है एक तरह से आप कह सकते हैं, वहीं से उठाया हुआ है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। ठीक है, 30 आर्टिकल्स है उसमें, और फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, क्योंकि हमारा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी पेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड है काफी, आप कह सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड से। जो जो अच्छी चीजें थी हमने वो चीजें पिक एंड चूज करी। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच से, या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, ठीक है, आयरलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ठीक है, जो जो हमें लगा हमने उसे इनकॉर्पोरेट करा। हाँ, डेमोक्रेटिक तो नहीं कहेंगे, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, जो जो अच्छा था सब जगह से, ठीक है, वो हमने लिया, ज्यादा डेमोक्रेटिक ही थी वो। ठीक है, तो ये आपने इसमें इनकॉर्पोरेट करा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, फ्रेंच डिक्लेरेशन। नेक्स्ट लिखो, राइट, 1946, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास द रेजोल्यूशन, डैश लिखो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट,
फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अच्छा अब ये बताएं जो फंडामेंटल राइट ये क्या बोलते हैं, इसको तो आप पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल क्यों है ये, बता भाई हीरो। फंडामेंटल राइट पढ़ लिया ना तो पॉलिटी में। So like a fundamental necessary है जो है constitution है। हाँ क्या क्यों है ना इसे, या फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं हम इसको, बता भाई पीछे, फंडामेंटल क्यों है राइट, नहीं क्यों फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं हम इसको, सर ये हुman right उसे बताने देना भाई। हाँ क्या बता दिया, सबके लिए होना चाहिए मतलब right कहाँ है सबके लिए, आर्टिकल 15 सबके लिए है। हाँ भाई बता फंडामेंटल क्यों है ये? और हाँ, तो पढ़ कैसे लिया फिर, पॉलिटी इतना सारा फंडामेंटल नहीं पता। They are ह्यूमन, indispensable हाँ to humans. है, They are indispensable to humans. तो मतलब ह्यूमन राइट वो बोलते हैं ना फिर हम, ह्यूमन राइट भी तो इंडिस्पेंसिबल मतलब है। वो ह्यूमन राइट्स का एक सबसेट है फंडामेंटल राइट्स। fundamental अगर उस बात करें तो fundamental कोई चीजों की इंटीग्रलनेस को दिखाती है, उसके जो प्रोपोर्शन होता है तो जो लॉ मेकिंग स्टेट लॉ बनाएगा और फंडामेंटल राइट्स को देखिए कहेगा कि जो भी लॉ बन रहा है उन लॉस को अवॉइड करें और सिटीजंस को जो भी लॉ प्रोवाइड है फंडामेंटल राइट्स। नहीं तो फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं मुझे, सो बिकॉज़ ये कहते हैं इंटीग्रल नेचर है, क्यों इंटीग्रल, इससे क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट करता है नेशन। तो कैसे इंटीग्रल, कैसे इंटीग्रल मतलब हमने इंटीग्रल मान कैसे लिया इन्हें, ताकि कहते हैं सिटीजंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहते हैं जो उनकी सिटीजनशिप है जो उनके राइट्स हैं मतलब इस कहते हैं नेशन के सिटीजन उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो उन लोगों के। यहाँ तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सर यूनियन के बेसिस स्टेट्स के बेसिस तो स्टेट का कोई काम नहीं है मतलब स्टेट का है बट यूनियन के बेसिस मतलब यूनियन की नहीं फंडामेंटली आपने वो बोला इंटीग्रल पार्ट है, कैसे इंटीग्रल ये बताओ ना वहां से, वो इंटीग्रल कैसे हुआ, ये बना कैसे इंटीग्रल इतना पार्ट, यही राइट की इंटीग्रल बनी, और भी तो राइट है 70 और भी तो इतनी सारी, और सिटीजनशिप तो फंडामेंटल राइट में भी रखा हुआ हमने, वो तो अलग है ना, 13 से है ना आपका फंडामेंटल राइट, 13 से 35। हाँ भाई मैडम, भाई फंडामेंटल राइट है कॉल फंडामेंटल, ये पता होना चाहिए ना तो। हम्म, और हाँ सोशल के लिए तो डायरेक्ट डिपेंडेंस स्टेट पॉलिसी है ना, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वो आपने सही बताया बेसिक्स हैं, कैसे बेसिक बने ये, क्यों है इतने बेसिक, तो क्या करा हमने। हाँ हाँ वो ठीक बात है, एक पॉइंट वो भी है कि जस्टिसेबल इसलिए फंडामेंटल है, और हाँ कैसे, हाँ तो वो कैसे हमें दिख रही है फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल इंडिविजुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होती हैं ये, सिविक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करती हैं, तो इतनी महत्वपूर्ण है कि संविधान को, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो उनको इसके लिए सेपरेट एक संविधान में इसको जगह देनी पड़ी। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट ये जो कह रहे हैं कि जस्टिसेबल है राइट्स, अगर ये आपसे छीनी जाती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि इतनी फंडामेंटल, और जो इसने एक वर्ड इस्तेमाल करा कि बेसिक है बहुत ज्यादा, इतनी जरूरी थी, इतनी नए बेसिक नेसेसिटीज हैं जो आपने बोला कि इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, कि संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको अलग प्रोविधान बनाना पड़ा इसके लिए। ठीक है, वो चाहते थे ऐसे भी छोड़ सकते थे और फिर उसको जस्टिसेबल बताया जो ये कह रहे हो। ठीक है, तो मतलब इस सबका तीनों चारों को मिला के इसलिए बोल रहे हैं उसको कि फंडामेंटल है। ठीक है, और जो मैडम कह रही है सबसेट है ह्यूमन राइट की, ह्यूमन राइट बढ़ी है कि फंडामेंटल राइट बढ़ी है, ह्यूमन राइट बढ़ी है फंडामेंटल राइट, पता भाई।
फंडामेंटल कैसे बड़ी होगी? पहले ह्यूमन आया तब फंडामेंटल हुआ ना। पहले ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट तो टेररिस्ट की भी राइट होती है, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स आर बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो जो आतंकवादी होता है वो भी एक इंसान है, तो इस वजह से उसकी भी ह्यूमन राइट्स है कुछ। और वो ह्यूमन राइट्स आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं? जैसे क्रिमिनल, जैसे कोई कोई क्राइम करता है तो उसको भी हक है कि वो अपना वकील कर सकता है, ठीक है ना। उसको राइट देते हैं ना हम ये, ठीक है। हम अपने कानूनों में भी राइट है कि आपको हक है कि उसको भी सुना जाए। तो ह्यूमन राइट ज्यादा बड़ी है, उसके अंदर फिर आती है फंडामेंटल राइट। नहीं, कहाँ सिटीजन के लिए है? सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30 रिजर्व है, बाकी सब तो औरों के लिए भी है ना। 50 आर्टिकल ऑफ 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट टू लाइफ, 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, और राइट टू एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बाकी तो इक्वालिटी को तो और भी जो रिजाइड कर रहे हैं उनको भी है ना, सिटीजन्स को भी है, नॉन सिटीजन्स को भी है। ऐसा थोड़ी इक्वालिटी, यहाँ फॉरेनर है, आप देखती नहीं यहाँ पे साउथ अफ्रीकन, नामीबिया, ये कीनिया वालों पे अत्याचार होता है, दिल्ली के विजयनगर, ये विजयनगर मुखर्जी नगर की तरफ आगे, ठीक है। लोग ब्लैक्स पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो सरकार कानून लेती है ना संज्ञान संज्ञान में उनके, कि तुरंत कैसे करना है। क्या पीछे देख रहे हैं भाई, सुन ले समझ ले, क्या करेगा वरना, ठीक है। बाकी कल करेंगे। न्यूज़पेपर जो 25 वाले वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि कैसे होता है, सुबह क्लास होती है उसकी।